नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक दिवसीय कांगड़ा दौरे पर आ रहे हैं और इसी को लेकर जिला प्रशासन जो है वो चुस्त हो गया है और ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री चंबी के मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के 50,000 लोग यहां पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। चुनावी युद्ध के इस वक्त अपनी चरम पर पहुंच चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री का यहां आना बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रबंधन को सरल तरीके से करने के लिए इसके लिए कई उप कमेटियां बनाई गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कई मजबूत कदम उठाए हैं। 16 अक्टूबर को उनका विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के चंबी के मैदान में दौरा प्रस्तावित था, लेकिन चुनावी आचार संहिता के चलते उनका यह दौरा स्थगित कर दिया गया। ऐसे में स्थगित किए गए उस दौरे के बाद अब दोबारा जिला कांगड़ा में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 नवंबर को प्रस्तावित कांगड़ा जिले के दौरे के दृष्टिगत जिले में पैराग्लाइडिंग, ड्रोन, हॉट एयर बैलून और तमाम तरह की चीजों की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध 8 नवंबर शाम 5 बजे से 9 नवंबर शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल प्रधानमंत्री का जो एक दिवसीय दौरा है उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां? जी देखिए, चुनाव प्रचार बिल्कुल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कल शाम 5 बजे तमाम तरह का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा, केवल डोर टू डोर प्रचार हो पाएगा। ऐसे में आज 2 महत्वपूर्ण जो रैलीज है उनको है प्रधानमंत्री जो है वो संबोधित करने जा रहे हैं। वो कांगड़ा पहुंचेंगे और वहां पे चंबी में जो है रैली करेंगे और उसके बाद सुजानपुर जो हमीरपुर में पड़ता है वहां पे वो अपने प्रत्याशी के लिए रैली करेंगे और लोगों से मतदान की अपील करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री वो पहुंच गए हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील वो करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो हिमाचल पहुंचे हैं। पिछले कल उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से फीडबैक भी लिया है और वहीं आज वो भी जो है 2 जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि बिल्कुल चरम पे पहुंच चुका है चुनाव प्रचार और अब बिल्कुल जो दोनों पार्टियां हैं तमाम अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं और कल शाम को जब प्रचार रुक जाएगा 12 तारीख को यहाँ मतदान है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि जो इतना तमाम जो प्रचार है, इतना जो ताकतें दोनों पार्टी ने अपनी अपनी तरफ से झोंकी है, जनता किसको समर्थन दे पाती है। तो ऐसे में अब ये 12 तारीख को साफ हो जाएगा। जी ये जिस तरीके से जनता अब हो सकता है कि जिस तरीके जो आखिरी 10 से 15 दिन होते हैं उसमें जनता अपना मूड बनाती है और अब जनता जो है उसने ये डिसाइड कर लिया होगा कि आखिर किसे मतदान देना है, अपना वोट कीमती जो है वो किसे देना है। इस समय में अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, ऐसे समय में उनका आना ये क्या जो चुनाव की बयार है उसको बदल सकता है? अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी चल रही है तो उसको बदल सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो भाजपा है वो करवा रही है कि अगर जैसे सुजानपुर में बहुत कमजोर है भाजपा इस वक्त, उनके उम्मीदवार कांग्रेस के अपेक्षा काफी कमजोर है। चंबी में अगर हम बात करें शाहपुर में आता है, शाहपुर मंत्री अभी वहां से लड़ रही हैं सरवीन चौधरी, भाजपा में मंत्री रही हैं। तो ऐसे में उनका जो गढ़ है काफी कमजोर स्थिति में है वो भी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री वहाँ मोदी वहाँ रैली करते हैं तो न केवल सुजानपुर और शाहपुर में मजबूत स्थिति होगी बल्कि ऑल हिमाचल एक संदेश जाएगा भाजपा की तरफ से कि जो डबल इंजन की सरकार अगर आती है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो निश्चित तौर पर हिमाचल में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकने में आसानी होगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री वहां से पूरे हिमाचल को संदेश देना चाहेंगे कि भाजपा को अगर वो दोबारा चुनते हैं तो, क्योंकि तमाम उन्होंने केंद्र की बड़ी उपलब्धियां गिनाई है हिमाचल के लिए, उन्होंने जो तमाम प्रयास किए हैं, तमाम चीजें मेडिकल बल्क ड्रग पार्क से लेके IIT जो तमाम मेडिकल जो कॉलेज खुलने की घोषणा है वो की गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल एक अंतिम दौर पे प्रचार पहुंच चुका है। ऐसे में भाजपा जरूर चाहेगी कि प्रधानमंत्री का ये दौरा प्रभावी हो और पूरे हिमाचल में उससे एक संदेश जा सके। जी जिस तरीके से कई चीजों पर रोक भी लगा दी गई है, अगर बात करें तो फ्लाइंग जो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर रोक लगाई गई है, इसके साथ साथ किस तरीके की तैयारियां जो है वो प्रशासन द्वारा की गई?
जी देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसमें जो एसपीजी है वो 72 घंटे पहले वहाँ पे सुरक्षा संभाल लेती है। तो ऐसे में चंबी के आसपास का तमाम जो स्थान था वो एसपीजी ने खंगाल लिया था। तमाम तरह के जो तलाशी अभियान से लेके जो तमाम आप ये बोले कि जो वहाँ पे जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम थे वो एसपीजी से जो हिमाचल की कांगड़ा पुलिस है उन्होंने अपनी तरफ से तमाम इंतजाम किए हैं। हर चीज से जो पुलिस का जो ट्रैफिक प्लान होता है उसको किया गया है, डाइवर्ट किया गया है कई जगह पे ट्रैफिक। और जो चीजें हैं जैसे आपने बताया कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे प्रतिबंध लगाया गया है। निश्चित तौर पे जो जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो ऐसी चीजों से ड्रोन पे प्रतिबंध होता है, बहुत तमाम चीजों पे प्रतिबंध होता है। केवल पुलिस का ड्रोन या जो जिसकी अनुमति हो पार्टी का ड्रोन वो ही उड़ पाएगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा है, बेशक वो चुनावी प्रचार के लिए यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन तमाम जो प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री के दौरे के लिए रहते हैं वो इस वक्त भी मौजूद है। और कांगड़ा पुलिस ने बिल्कुल तमाम मुस्तैदी के साथ अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया हुआ है, और ताकि प्रधानमंत्री के जो रैली के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था है जिसमें कोई चूक ना हो। जी लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा है, कब तक प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और किस तरीके के कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है? जी बिल्कुल, वो 11 बजे के करीब जो है बताया जा रहा है कि वो कांगड़ा में उतरेंगे। कांगड़ा की चंबी में वो जनसभा संबोधित करेंगे। उसके दोपहर बाद वो सुजानपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। तो यहाँ पे जो है चुनावी रैलियां हैं, चुनावी जो प्रचार है वो करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है प्रधानमंत्री पहले भी जो है रैलीज यहाँ पे कर चुके हैं। तो ऐसे में ये आज अंतिम उनका जो चुनाव प्रचार में उनका ये दो जो बड़ी महत्वपूर्ण रैलियां हैं वो होने वाली है। दोनों महत्वपूर्ण सीटों पे जहाँ पे भाजपा कमजोर है वहाँ पे भाजपा प्रत्याशी को निश्चित तौर पर उनके दौरे से जो है बड़ी उम्मीद रहेगी कि उनके आने से एक बदलाव आए और लोग जो हैं उनके पक्ष में जो है मतदान, भाजपा के पक्ष में मतदान की वो अपील करें। वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पे जो है सोलन में, वो नालागढ़ में प्रचार करेंगे और शिमला के बनूटी में वो जाएंगे, और आप देखेंगे कि उसके बाद वो वापस दिल्ली निकल जाएंगे। तो ऐसे में दो तमाम बहुत बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं कि रैलीज है। तमाम लोगों का जो ध्यान है दोनों नेताओं की तरफ रहेगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन पहली बार हिमाचल पहुंच रहे हैं। तो ज्यादा जो आप बोले कि लोगों का ध्यान है, लोग सुनना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो यहाँ पे पहुंचे हैं प्रचार के लिए। पहला उनका अध्यक्ष बनने के बाद हिमाचल का दौरा है। तो लोग निश्चित तौर पे जानना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, और कांग्रेस का कैसे वो पक्ष लोगों के बीच रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस को पूरे देश में कमजोर माना जा रहा था। हालांकि हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस जैसे जैसे आपके चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दौरा निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो अगले खबरों की ओर रुख करते हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन बनेगा, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इसको लेकर हालांकि अब उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव का नाम चर्चा में आ गया है। ऐसी संभावना है कि सपा के गढ़ को भेदने के लिए यादव परिवार की सदस्य को ही बीजेपी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में उतार सकती है। अपर्णा यूपी विधानसभा से ठीक पहले सपा का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने इसी साल वर्षों से सपा के गढ़ रहे आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट अपने नाम की है, और इस जीत से उत्साहित बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मैनपुरी के लिए ऐसी रणनीति बनाना चाहता है कि उसे भी अपने पाले में किया जा सके। तो वहीं अगर इस सीट पर सपा के दबदबे की बात करें तो मुलायम सिंह यादव परिवार के 3 सदस्य इस सीट से 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। मुलायम सिंह 4 बार, भतीजे धर्मेंद्र यादव 1 बार और पोते तेज प्रताप यादव 1 बार सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। ऐसा देखने में आया है कि जब मुलायम सिंह यादव ने यहां से चुनाव लड़ा, बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने यहां प्रचार नहीं किया। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है और इसलिए बीजेपी की रणनीति भी अलग होगी। बीजेपी के कई नेता चुनाव से पहले ही इस सीट पर जीत का दावा कर चुके हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से मैनपुरी की बात करें तो अब यहाँ पर बीजेपी जो है वो एक अलग खेल करने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं उपचुनाव में। देखिए, बिल्कुल मुस्कान, अब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की गढ़ भेदना चाहती है और कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि सूत्र ऐसे बताते हैं कि मैनपुरी सीट जो कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो खाली हुई थी, उसमें अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हमेशा यादव परिवार की सीट रही है और लगभग 6 बार जो है कहा जा सकता है कि सांसद चुने जा चुके हैं। और उसमें बात की जाए तो 4 बार मुलायम सिंह खुद कहीं न कहीं सांसद बन चुके हैं और भतीजे धर्मेंद्र यादव एक बार बन चुके हैं और तेज प्रताप यादव जो कि पोते हैं वो भी कहीं न कहीं सांसद बनकर मैनपुरी सीट से जा चुके हैं। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है सीट रही है क्योंकि गढ़ भी मैनपुरी सपा का माना जाता है और गढ़ को देखते हुए अपर्णा यादव को उतार कर एक कार्ड कहीं न कहीं खेलना चाहती है, क्योंकि यादव परिवार के पास हमेशा सीट रही है। और जब भी यादव परिवार का कोई भी यहाँ से नॉमिनेशन दाखिल करता है तो उसके बाद कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का इस पर प्रचार नहीं करता है। और साथ ही साथ बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी दाव भी नहीं खेलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं, रामपुर और मैनपुरी। इन दोनों ही सीटों पर कहीं ना कहीं अभी तक सपा का कब्जा रहा है और लगातार जहां रामपुर से आजम खान जिनकी सदस्यता जिनकी रद्द हो गई है, अब कहीं ना कहीं सदस्यता के चलते वो वहां भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने भी अपना एक कैंडिडेट चुन लिया, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को कहीं ना कहीं उतारा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी धीरे धीरे रणनीति बना रही है और जहां मैनपुरी को लेकर ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि वो अपर्णा यादव को उतार सकते हैं, तो वहीं सपा भी ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को, हालांकि चर्चा पहले शिवपाल यादव की थी कि इससे इस तरह के बयान आने के बाद कहीं ना कहीं सूत्र जिस तरह बता रहे कि शिवपाल यादव लड़ सकते हैं उनकी सीट पे, लेकिन ये जो कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव के नाम आने के बाद दोनों ही चाचा भतीजे में तलक्की वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। और कल शिवपाल यादव भी गोरखपुर पहुंचे थे कार्यक्रम में और उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी कि जो अखिलेश यादव के आसपास के लोग हैं वो चापलूस हैं और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी वो साफ नेचर की है, कोई किसी प्रकार का लालच नहीं है और उनकी पार्टी में लालची लोग शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं चाचा भतीजे की दूरियां जो है वो बढ़ गई हैं और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अपर्णा यादव का नाम आ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किसका नाम शामिल करती है मैनपुरी के तौर पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब तक मुलायम सिंह यादव रहे तो भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता नहीं होता है। ठीक है जितेंद्र, आप बनी रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर मैनपुरी लोकसभा सीट पर अब बीजेपी जो है वो अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारने की कवायद शुरू कर चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, बीजेपी ये कवायद शुरू करने जा रही है, लेकिन बात करें अगर सपा की तो वो भी पीछे नहीं रहने वाली है। अगर रामपुर सीट में हाल ही में जो उपचुनाव हुए उसमें हालांकि सपा के हाथ से ये जो सीट है वो चली गई है बीजेपी के कब्जे में। ये कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव जिनका हाल ही में निधन हुआ उनके बाद कुछ वोट जो है वो ये ग्रैब कर सकती है सपा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैनपुरी सीट पर भी क्या ऐसा ही हाल देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल इस समय परिस्थितियां कहीं ना कहीं कहा सकता है कि सपा के अनुकूल चल रही है और ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से रामपुर की बात की जाए तो अब मैनपुरी में इस तरह की घटना न हो और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद अपर्णा यादव को जिस तरह से मैदान में उतारेगी तो जाहिर सी बात है ग्रेड चेंज हो जाएगा और ये जरूर कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव उतारती है भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव के पक्ष में या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट चली जा सकती है। और लगातार सपा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रयास कर रही हैं कि अच्छा कैंडिडेट उतारा है, क्योंकि पहले शिवपाल यादव का नाम आ रहा था मैनपुरी में और कहीं ना कहीं यादव परिवार की सीट हमेशा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हालांकि 1-2 दिन में ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का रणनीति क्या बना रही है और किसको रामपुर और उसमें उतारा जाए, कौन सा कैंडिडेट होगा जो कि सपा के किलो को भेजने का काम करेगा। तो कोशिश दोनों ही पार्टी की है और शिवपाल यादव ने भी कल जवाब में कही कि समर्थन की बात तो अलग है, पहले नाम की घोषणा अभी समय देखा जाएगा, समय आने दीजिए और
उस पर अपर्णा यादव भी लगातार ट्वीट बनाए हुए हैं। तो अब एक दिन की बात है, बात उसका कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसको मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी उतारती है और ठीक है जितेंद्र। उसके सामने कौन जोन खड़ा होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आम आदमी पार्टी एमसीडी प्रभारी और विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी के कूड़े के पहाड़ के कारण 3 से ज्यादा लोग मरते मरते बचे हैं। बीजेपी गाजीपुर लैंडफिल पर कूड़े को फैलाने का काम करवा रही थी कि तभी कूड़े का एक बड़ा हिस्सा आसपास रहने वाले लोगों के घरों पर जा गिरा। पहले भी ऐसी ही एक अनहोनी में कुछ लोग घायल हुए थे और 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तीनों कूड़े के पहाड़ों पर आए दिन आग लगती रहती है जो कई दिनों तक बुझती नहीं, जिससे अस्पताल के लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर मांग करती है कि इस तरह की घटनाओं की जांच होनी चाहिए और सभी दोषियों को जेल में डाल देना चाहिए, ये कहा दुर्गेश पाठक ने। तो आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव हाल ही में नजदीक है, लेकिन कूड़े के पहाड़ पर एक बार फिर से यहां पर जो वार पलटवार है वो देखने को मिल रहा है। दुर्गेश पाठक का कहना है कि जिस तरीके से आए दिन यहां कूड़े के पहाड़ों में आग लगती रहती है उससे आमजन का सांस लेना भी मुश्किल हो चला है और सबसे ज्यादा अगर किसी को समस्या है तो वो अस्पताल के लोगों को रहती है। तो इस तरीके से बीजेपी शासित एमसीडी के कूड़े के पहाड़ के से जो लोग हैं वो मरते मरते बच रहे हैं, ये जो है वो दुर्गेश पाठक ने कहा। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और फिर से कूड़े के पहाड़ को लेकर एमसीडी चुनाव को साधने की कोशिश की। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक ने कल एक प्रेस वार्ता की थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि भाजपा जो है वो तीनों ही कूड़े के पहाड़ों को और ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इसके अलावा 16 और कूड़े के ढेर जो है वो लगातार बनाए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। मगर यहाँ पर बात करें जो 3 कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, अब उसके ऊपर कूड़ा ज्यादा नहीं डाला जा सकता है और वो कूड़ा जो है अब वो वहां आसपास के इलाके के अंदर या फिर कहे लोगों की छतों पर गिरना स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जानकारी जो है कालका जी के अंदर भी मिल पाई थी, जिस तरीके से कूड़ा जो गिरा और गिरने के बाद में लगभग कह सकते हैं 2 व्यक्तियों की जान जाते जाते बची है, क्योंकि वो कूड़ा जो था वो भी बड़े पहाड़ के तौर पर उनके घरों पर गिरा और उसके बाद में उनकी घायल हुए। मगर यहाँ पर ये जो घटना है, इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार कहीं ना कहीं गाजीपुर की बात करें या बिलासपुर की बात करें या फिर ओखला की बात करें, इस जगहों पर लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आगजनी की घटनाएं भी कई बार कूड़े के अंदर देखने को मिलती है और कई बार वो कई दिनों तक आग लगी रहती है और उसके अंदर कहीं ना कहीं आग बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। मगर अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एमसीडी चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और उसको लेकर भाजपा जो है बड़े दावे कर रही है कि कूड़े के पहाड़ों को कम किया जा रहा है, मगर कूड़े के पहाड़ जो है वो कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि में दिल्ली के अंदर और 10-10, 12-12 फुट के जो कूड़े के ढेर है वो लगातार बनाए जा चुके हैं। यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 16 कूड़े के ढेर जो है वो और ज्यादा बनाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने कहा कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं या फिर कहें जो कूड़े के पहाड़ के जो ढेर बने हुए हैं उसके आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है, चाहे उनको वो सांस लेने की प्रॉब्लम हो या फिर कूड़े की वजह से बदबू की वजह से वो रहने के लिए मजबूर है। मगर लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की भरपूर कोशिश की गई है। जी, अब जिस तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है कूड़े के पहाड़ को लेकर, उसमें दुर्गेश पाठक ने यह भी कहा कि लोग मरते मरते बचे हैं और इस तरीके की राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी बात यह भी चल रही है कि 16 कूड़े के नए पहाड़ जो है वो बीजेपी देने की बात कर रही है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। ऐसे में जो एमसीडी चुनाव है वो भी अब उनके भाई ऐलान हो चुका है। किस तरीके से कूड़ा पॉलिटिक्स, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि अगर एमसीडी चुनाव होगा तो वो कूड़े पर होगा इस बार।
देखिए मुस्कान, यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कूड़े के ढेरों को वो अगर निगम के अंदर आते हैं तो ये कूड़े के ढेर जो है जो लगातार बनाए जा रहे हैं या फिर जो पुराने 3 कूड़े के बाड़ है उनको खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी जो है लगातार प्रयास करेगी और लगातार इन कूड़े के ढेरों को खत्म भी किया जाएगा। मगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से भी लगातार कहीं ना कहीं आरोप की लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। यह भी कहा जा रहा है कि कूड़े के जो पहाड़ है उनको कम किया जा रहा है, 60 फुट और 20 फुट के करीब जो है वो कई कूड़े के जो ढेर है वो उनको कम कर दिया गया है। मगर यहाँ पर कूड़े को लेकर लगातार राजनीति भी देखने को मिल रही है और अब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और प्रचार भी लगभग स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो हर इलाके के अंदर एक कूड़े के ढेरों पर जाकर अपने एक फोटो खिंचवाती है और उसके बाद में उसको वायरल करती है। और यहाँ तक कि भाजपा के खिलाफ जो है वो जनता को जगाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर बनाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं गंदगी और बीमारियां जो जो है वो ज्यादा पनपती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर जनता जो है उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना वोट का अधिकार है उनके हाथ में है, जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं वोट का कैसा इस्तेमाल करेंगे कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। मगर यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो हालात है वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक ने कहा अगर आम आदमी पार्टी आती है निगम के अंदर तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही कूड़े के पहाड़ को लेकर राजनीति नहीं की जाएगी, सिर्फ काम किया जाएगा और जो नए 16 जो कूड़े के ढेर बनाए जा रहे हैं उनको भी खत्म किया जाएगा। मगर अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि उनके पास ऐसी कौन सी रणनीति है जिसके तहत ये कूड़े के ढेर जो है खत्म किया जा सकते हैं। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पवित्र मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को तख्त श्री केसरगढ़ साहिब में माथा टेका और ऐलान किया कि आनंद मैरिज एक्ट को यथावत लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्ट को 2016 में नोटिफाई किया गया था लेकिन तब से ये बीच में लटक रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे कई अन्य राज्य पहले ही इस एक्ट को लागू कर चुके हैं लेकिन पंजाब इससे पिछड़ गया है। भगवंत मान ने कहा कि इस एक्ट को अब सही मायनों में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री तख्त श्री केसरगढ़ साहिब में नतमस्तक हुए और उन्होंने अरदास की कि राज्य में सांप्रदायिक सांझ, शांति और भाईचारे की भावनाएं हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा मजबूत हों और पंजाब हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व करे। प्रकाश पर्व के शुभ मौके पर संगत को हार्दिक बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी एक महान आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने मानवता को परमात्मा की भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता दिखाया। तो बता दें कि भगवंत मान ने कहा कि गुरुजी की किरत करो, नाम जपो और वंड शखों की शाश्वत शिक्षाएं आज के पदार्थवादी समाज में भी प्रासंगिक है। इस तरीके की बात जो है वो भगवंत मान ने कही। आपको बता दें कि भगवंत मान जो है वो गुरुपूरब के मौके पर यहाँ पहुंचे थे और इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने अरदास की कि राज्य में सांप्रदायिक सांझ जो है वो दिनों दिन मजबूत होती रहे। जरा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से भगवंत मान जो है वो गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे और वहां उन्होंने मैरिज एक्ट को लेकर एक बात कही है जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पे बात करें तो आनंद मैरिज एक्ट पहले भी एग्जिस्ट करता था पर लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। ये आमतौर पे जब आप गुरुद्वारे में लावा लेते हैं तो उसको शादी माना जाता था, पर उसके बाद जब उस चीज को रजिस्टर कराए जाते थे, जो लावा थी उनको जब रजिस्टर कराना चाहा जाता था तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर उसे रजिस्टर कराया जाता था। तो कहीं ना कहीं लावों की जो अहमियत थी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही थी। तो उस चीज को दर्शाते हम कह सकते हैं कि इस बार खुद पंजाब सरकार ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है कि अब आनंद मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही शादियां रजिस्टर होगी। पहले जब शादियां रजिस्टर होती थी पंजाब में तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होती थी, चाहे आपने शादी लावा लेकर की हो पर वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती। तो उस चीज को लेकर हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार ने बड़ा कदम लिया है कि अब पंजाब में जो शादियां रजिस्टर होंगी वो बाकायदा आनंद मैरिज एक्ट के तहत ही रजिस्टर होंगी। जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा
उसमें बकायदा मेंशन होगा कि आनंद मैरिज एक्ट के तहत आपने शादी की है। तो सिखों को एक अच्छा तोहफा हम कह सकते हैं कि भगवंत मान सरकार की तरफ से दिया गया है। और सिर्फ इसके बारे में ऐलान नहीं किया गया, एक और चीज भी की गई है कि मान सरकार ये भी कहते नजर आई कि हम जाके लोगों को अवेयर कराएंगे कि जब आप शादी रजिस्टर कराएं तो आप उसको आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराएं, क्योंकि ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो सिख इतिहास है उसको बचाया जा सके, जो सिख कल्चर है उसको जितना ज्यादा प्रमोट हो सके पंजाब में उसे प्रमोट किया जाए। और आनंद मैरिज एक्ट एक बड़ा स्टेप होगा, हम कह सकते हैं इस मुहिम में आगे बढ़ाने के लिए। जी इसी के साथ और क्या कुछ उनके इस दौरान खास रहा? देखिए, अगर हम कहें तो कल मेजर अनाउंसमेंट्स में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो अनाउंसमेंट यही है कि हम कह सकते हैं आनंद मैरिज एक्ट की मेजर अनाउंसमेंट की गई। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कई और वादे जो पूरे किए गए उनके बारे में जिक्र हुआ कि पंजाब को किस तरीके से करप्शन फ्री रखने की कोशिश की है अलग अलग जगहों के लेकर। और उसके बाद हम कह सकते हैं टैक्स को लेकर एक बड़ा, अगर हम कहें कि खुलासा वित्त मंत्री हरपाल चीमा की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि अब एक कमेटी बनाई जाएगी जो पंजाब में टैक्स चोरों को पकड़ेगी। वो लोग जो सरकार का बनता टैक्स नहीं दे रहे तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। तो कुछ ऐसी मेजर अनाउंसमेंट्स कल हमें देखने को मिली, पर मेजर अनाउंसमेंट हम कह सकते हैं कि आनंद मैरिज एक्ट को लेकर ही देखने को मिली कल। अगर आनंद मैरिज एक्ट की बात करें तो अब लोगों को, अगर सरकार ये लाती है तो लोगों को जागरूक करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इस तरीके के एक्ट से कहीं ना कहीं सिख समुदाय की जो वास्तविकता है उसको बचाए रखना सरकार कार्य कर रही है। आज बिल्कुल देखिए, आनंद मैरिज एक्ट ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता आपकी जगह। देखिए, आनंद मैरिज एक्ट पुराना है और काफी समय से चला आ रहा है, पर सवाल ये हो जाता था कि जब कोई भी अगर हम कहें कि सिख कपल शादी करता था, लावा लेकर शादी करता था, गुरुद्वारे में शादी करता था, तो उन्हें जो सर्टिफिकेट मिलता था जब वो रजिस्टर कराने जाता था तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर होता। हाँ जी, देखिए जो था वो रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर होती थी। तो उस चीज को देखते हुए ये चीज कोशिश की जा रही थी कि जब सारी शादी ही सिख रीति रिवाजों के साथ हुई है तो आखिर फाइनल रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्यों हो रही है, ये एक सवाल था। तो देखिए, ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इसे आता था, पहले कोई चिंता नहीं थी, पर अब एक नया स्टेप उठाया गया ताकि जो सिख समुदाय है उनको भी उनका प्रॉपर मैरिज एक्ट, अगर हम कहें कि इम्प्लीमेंटेशन हो सके और जो सर्टिफिकेट में उसे मेंशन हो कि उन्होंने प्रॉपर सिख रीति रिवाज से शादी की हो, ताकि वो उनके लिए खुशी का मौका हो। तो इस चीज को कहीं ना कहीं सरकार बढ़ावा दे रही है, और सरकार सिर्फ बढ़ावा नहीं दे रही है, सरकार अवेयरनेस भी लाएगी। पिंड पिंड जाके, गांव गांव जाके लोगों को अवेयर करेंगी। सभी गुरुद्वारों में जाके उनको इंटीमेशन दी जाएगी कि अब सिर्फ लावा लेने का जो सर्टिफिकेट है वहां पे नहीं, उसके अलावा जो वो रजिस्टर कराए तो वहां पे भी हिंदू मैरिज एक्ट की जगह वो जगह बकायदा आनंद मैरिज एक्ट का ऑप्शन चुन सकेंगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये ऐसा स्टेप है जो पूरे पंजाब के लोग स्वागत कर रहे हैं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल आतंकवादी है या भ्रष्ट है तो गिरफ्तार कर लो, क्योंकि क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही। मामले में कहा कि वहां जांच बिठा दी गई है, क्या हुआ उसका। साथ ही बीजेपी अब गुजरात और अमसडे चुनाव के पहले कह रही है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। दरअसल केजरीवाल न आतंकवादी है न ही भ्रष्ट है, केजरीवाल जनता का लाडला है, इससे बीजेपी को तकलीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार किया था और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार की आड़ से सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया था। उन्होंने आपकी तुलना ऐसे छोटे समूहों से की थी जो कुछ सीटें जीतकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए झूठे वादे करके सरकार में आते हैं। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से गुजरात के लोगों से उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। इस बीच केजरीवाल ने भीड़ से पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग मुझे अपना भाई मानते हैं। इस पर भीड़ ने उत्साहित होकर केजरीवाल को जवाब दिया। लोगों का जवाब सुनने के बाद केजरीवाल ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोई तो मुझे अपना भाई कहता है, कोई बेटा कहता है, मैं गुजरात के हर परिवार का हिस्सा बन गया हूँ। मैं वचन देता हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद में आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा। जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, फिलहाल अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो वो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग रहे हैं, उन पर उन्होंने अपनी सफाई दी है, क्या कुछ अहम जानकारी?
टूट गया है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपना पलटवार करते दिखाई दिए। पलटवार में उन्होंने ये साफ कहा कि अगर केजरीवाल आतंकवादी है या भ्रष्ट है तो उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्यों नहीं किया जाता। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में जांच बिठाने के मामले में भी उन्होंने कहा कि वहां जांच बिठा दी, उसका क्या हुआ। साथ ही बीजेपी अब गुजरात और एमसीडी चुनाव के पहले कह रही है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, लेकिन केजरीवाल न आतंकवादी है न भ्रष्ट है, केजरीवाल जनता का लाडला है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। जरा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई दी है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने कल एक सभा में उन्होंने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट हमारे पर आरोप लगाते, कभी मुझे भ्रष्टाचारी कहते, कभी खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं, उसको लेकर उन्होंने कल एक बयान दिया कि हम जनता के लाडले हैं और ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जब गुजरात चुनाव की बात करें या पंजाब चुनाव से पहले पंजाब चुनाव था तो उन्होंने हमारे पर ईडी और सीबीआई की जांच बता दी थी आतंकवादी कहने के लिए। लेकिन फिर भी अगर हम आरोपी हैं तो हमको गिरफ्तार किया जाए। अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? क्योंकि आज एमसीडी चुनाव है दिल्ली के अंदर, फिर भी तरह तरह के जी शिवम, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे एक बार फिर से टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने साफ रूप से सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हूं, मैं जनता का लाडला हूं और बीजेपी मुझ पर आरोप इसलिए लगा रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में और दिल्ली में एमसीडी चुनाव है। ऐसे में बीजेपी जो है वो मुझ पर आरोप लगाकर मुझे गलत साबित करना चाह रही है। इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल ने कही। चलिए, शिवम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शिवम, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, अपनी बात पूरी करें। जी मुस्कान, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने कल एक रैली करते हुए कहा कि हम जनता के प्रिय नेता हैं। पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगा रही, जैसे प्रधानमंत्री ने मुझे ऐलान कहा था कि पंजाब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने बोला था कि ये केजरीवाल आतंकवादी है तो हमारे ऊपर जांच क्यों नहीं बैठा दी जाती, हमको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। तरह तरह के हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। जैसे हमारी दिल्ली में भी शराब नीति को लेकर तरह तरह के पार्टियों के द्वारा आरोप लगा, अगर हमारी गलती है तो उसमें उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद लेकिन उन्होंने एमसीडी चुनाव की भी जिक्र किया कि अभी एमसीडी चुनाव है, उसको देखते हुए भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से तरह तरह के बयान आ रहे हैं, जो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इस बार दिल्ली एमसीडी में हमारी पूरी तरीके से 250 से 250 सीटों पे हमारे निगम पार्षद जीतेंगे। जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा और सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनका नाम सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये प्रदेश में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, वहां पर आम आदमी पार्टी ना जाए, इस डर से बीजेपी जो है वो उनकी छवि को प्रभावित कर रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के गरिमा देश के प्रधानमंत्री, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर प्रधानमंत्री कहते कहीं भी हमारे अंदर भ्रष्टाचार या आम आदमी पार्टी के अंदर आता है तो हमें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसमें कोई और संकोच नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, जैसे संबित पात्रा, सुरजेवाला, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा हमारे ऊपर पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले शराब नीति पर सिसोदिया को कई बार ईडी और सीबीआई के द्वारा बुलाया गया। लेकिन अगर हम स्वच्छ जनता पार्टी है तो हम तक जीतेंगे और इस बार दिल्ली एमसीडी चुनाव में हमारी ही विजय होगी। जी, जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी चुनाव और साथ साथ गुजरात चुनावों पर भी आम आदमी पार्टी जो है वो नजर बनाए हुए है। गुजरात में लगातार अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं और वहां पर उन्होंने एक ये कहा है कि अगर आतंकवादी है केजरीवाल तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस बार गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है बीजेपी को टक्कर देने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि
जो पंजाब में भी हुआ था, दिल्ली में हुआ, तो उन्होंने कहा था कि इस बार गुजरात की जनता मुझे पसंद करती है और इस बार हम गुजरात में भी अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई बार ये बोला है कि जनता को मुफ्त रेवड़ी दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा दिया जा रहा है तो हम जो हमारे सांसद विधायक आपके जीते हुए हैं उनको फ्री में क्यों दिया जा रहा है? हम तो जनता के लिए कर रहे हैं, जनता को ही देने के लिए कर रहे हैं। इस बार गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कमान संभाल लिया है, इसको देखते हुए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। मुस्कान जी, ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करके प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा 9 नवंबर को साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। पेडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस की थीम पर आयोजित ये साइकिल रैली सवेरे 7 बजे रायपुर के तेलीबांधा तालाब से शुरू हो गई है और घड़ी चौक पहुंचेगी और यहां से वापस तेलीबांधा तालाब पहुंचेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी और रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी भी साइकिल रैली में शामिल हुए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने शहरवासियों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में साइकिल रैली में भाग लेकर युवा मतदाताओं को प्रेरित और जागरूक करें। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल जिस तरीके से साइकिल यात्रा जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हुई है, किस तरीके की जानकारी? अखिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से साइकिल रैली की ये शुरुआत की गई है और सीधे सीधे साइकिल रैली जो है वो युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए की गई है कि वो युवा मतदाता सूची में अपना जो नाम है वो शामिल करवाएं और उसके बाद चुनाव जो है, जो मतदान उनका अधिकार है उसका इस्तेमाल करें। इस तरीके की बात जो है वो कलेक्टर द्वारा कही गई है, जिसके बाद उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे से इस रैली का आयोजन सुबह 7 बजे किया गया था, जो जारी है। चलिए, अखिलेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, साइकिल रैली की जो शुरुआत आज सुबह 7 बजे से की गई है, जो अभी भी जारी है, इसमें किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, पेडल फॉर इलेक्शन पार्टिसिपेट, ये थीम बना करके कार्य किया जा रहा है और निश्चित तौर पे ये जो थीम है युवाओं के लिए खास तौर से प्रेरित करने वाली है, क्योंकि युवा सबसे ज्यादा संख्या है और 60% है। निश्चित तौर पे युवाओं के अंदर जो जागरूक होनी चाहिए वो वोटर को लेकर के, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से लेकर के वोट डालने तक। लेकिन आजकल के यूथ जो है अपने ही सिलसिले में घूमते नजर आ रहे हैं, कोई राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। अगर आना भी चाहते हैं, लोगों को जागरूक भी करना चाहते हैं, लेकिन लोग हैं कि जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, जिसके थीम पर ये कार्य किया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो ये कार्य है वो एक आयाम तक पहुंचाने के लिए इस पेडल फॉर पार्टिसिपेट इलेक्शन के तौर पे इसको रखा गया है और ये कार्य जो है लोगों को जागरूक करने के लिए तेलीबांधा में भीड़ इकट्ठा की गई है। तो एक नया विकल्प निकाल करके सामने आ रहा है और युवाओं को जोड़ने के लिए जो विकल्प तैयार किया गया है ये निश्चित तौर पे साबित हो रहा है। किस तरीके की भीड़ जो है वो पैडल रैली में देखने को मिली? जो ये रैली निकाली गई है, किस तरीके की भीड़ इसमें है और युवा किस तरीके से भाग ले रहे हैं इसमें? देखिए, युवाओं की अगर बात की जाए तो लगभग युवा हर तरह के जो यूथ है उसमें भाग ले रहे हैं और साइकिल रैली के तौर पे इसको निकालने की जो तैयारी है ये की जा रही है। इसके साथ साथ युवाओं की जो टोली है
वो लगातार आती जा रही है। खासतौर से कॉलेज वर्ग के जो बच्चे हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए थे और वो तेलीबांधा से लेकर के गांधी उद्यान तक के आए और उसके बाद फिर पुनः वापस रिटर्न हो गए और एक स्थानीय तौर पे वहाँ जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है और लोगों के आधार कार्ड के आधार पे और उनकी स्थानीयता को देखते हुए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है आज से ही प्रारंभ कर दी गई है। निश्चित तौर पे युवाओं की जो टोली है वो लगभग हजारों की संख्या में पहुंचे हुए थे और निश्चित तौर पे वो जागरूक कर रहे थे, एक दूसरे को ही जागरूक कर रहे थे कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं और इसका क्या क्या लाभ अंश लिया जा सकता है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के वहाँ जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। जी किस तरीके से लोगों को जागरूक किया गया? क्या कोई विशेष कार्यक्रम या नुक्कड़ नाटक की तरह कोई कार्यक्रम किया गया जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके? क्योंकि आज के समय में जो मतदाता है, युवा जो मतदाता है, उनको जागरूक करना जरूरी हो भी गया है। देखिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए सबसे बड़ा विकल्प फेसबुक में बाकायदा पेज भी बनाई गई है। लोगों से नंबर लेकर के उनके व्हाट्सएप में जागरूकता एक मैसेज भी फैलाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज है उसको लेकर के भी वहां विज्ञापन के तौर पे प्रसिद्ध किया जा रहा है, जो बड़े स्क्रीन में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ तक के दिखा रहे थे कि जिस तरीके से जो बड़े पर्दे हैं उसमें भी जागरूकता अभियान चलाने के लिए कई ऐसे विकल्प तैयार किए गए हैं जिसमें युवा जागरूक हो सके। खास बात ये नजर आ रही थी कि फेसबुक में जो पेज बनाया गया है उसमें आज में ही लगभग 500 से 700 जो युवा है वो जुड़ते गए हैं और उनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और जो व्हाट्सएप के माध्यम से है ये सबसे बड़ा जागरूक का तौर तरीका अपनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पे जो निर्वाचन आयुक्त है उनका कहना है कि युवाओं को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा समय मोबाइल में व्यतीत करते हैं, जिसके वजह से ही एक सबसे बड़ा विकल्प सोशल मीडिया है जिसके जरिए हम युवा को जोड़ सकते हैं। और कई ऐसे जो सवालात हैं जो युवाओं द्वारा किया जा रहा था तत्कालीन से उन पर समाधान भी किया जा रहा था। कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे नक्सल क्षेत्र की बात की जाए, चाहे मैदानी क्षेत्र की बात की जाए, खासतौर से नक्सल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ वोटर लिस्ट को लेकर के जागरूकता कम है, जिसको लेकर के लोगों के बीच में प्रशासन अपने स्तर में तैयारी कर रही है किस तरीके से युवाओं को जोड़ा जा सकता है या अन्य लोगों को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि हाल ही में कांकेर के भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होनी है जिसको लेकर के खासा तैयारी निर्वाचन आयोग कर रही है और उसी के तर्ज पे जो जागरूकता अभियान है बस्तर में चलाने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। जी ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड राज्य गठन को 22 साल पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही 9 नवंबर यानी आज उत्तराखंड 23वें साल में प्रवेश कर गया है। इस मौके पर प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। राज्य स्थापना कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने पहले ही अपने सभी नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है, जिन्हें प्रदेश के अलग अलग मंडल स्तर पर नियुक्त भी कर दिया गया है। उत्तराखंड में बीजेपी के 252 मंडल हैं और इन सभी मंडलों पर बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेताओं की जिम्मेदारी राज्य स्थापना दिवस समारोह को लेकर सौंपी गई है। सभी मंडलों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए परिवारों, राज्य आंदोलनकारियों और जेल जाने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने प्रदेश में उन सभी स्थानों पर जो कि राज्य आंदोलन के लिए यादगार है, वहां पर बड़े आयोजनों की तैयारी की है। वहां पर सांसद स्तर के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें 5 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें मसूरी, खटीमा, श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू जैसे कई ऐसे यादगार स्मारक हैं जहां पर राज्य आंदोलन से जुड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। जरा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड जो है उसे 22 साल पूरे हो गए हैं और आज अलग अलग जो मंडल है, क्षेत्र है, वहां पर कार्यक्रमों का आयोजन करवा रही है बीजेपी, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दूं कि उत्तराखंड को बने हुए आज 22 साल पूरे हो चुके हैं और 23वें साल में उत्तराखंड आज प्रवेश कर रहा है। उसको लेकर के उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है उसमें काफी उत्साह है और लगातार यहाँ पर जो उसको लेकर के कई दिन से तैयारी की जा रही थी आज के दिन को विशेष बनाने के लिए।
उसको लेकर के भाजपा ने लगातार तैयारियां की हैं। उत्तराखंड बीजेपी की बात करें तो 252 मंडल आते हैं भाजपा के उत्तराखंड के अंदर, और इन सभी मंडलों में यहाँ पर जो बड़े हो नेता हो या छोटे नेता हो, उन सभी को जिम्मेदारी दे दी गई है। और सभी मंडलों में यहाँ पर आज उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर के गोष्ठी का आयोजन किया गया है, और जिसमें यहाँ पर सभी नेता लोग मौजूद रहेंगे, और कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी इस कार्यक्रम को लेकर के उसको लेकर भी लगातार तैयारी की गई है। और जो यहाँ पर बात की जाए, जो 5 बड़े यहाँ पर चिन्हित की गई है जगह, उन सभी पर यहाँ पर कार्यक्रम किए जाने हैं, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। और लगातार बात करें आज उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर के उत्तर भाजपा में लगातार कई यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहे हैं, और उसको लेकर के यहाँ पर लगातार तैयारी की गई है। और आज वो कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं। पूरी तरीके से राज्य स्थापना दिवस को विशेष बनाने के लिए उत्तराखंड की राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। और यहाँ साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो 2025 का जो लक्ष्य है पुष्कर सिंह धामी का, कि उत्तराखंड को विशेष राज्य कैसे बनाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन सभी को लेकर के यहाँ जो विकास कार्य अभी तक हुए हैं उत्तराखंड के अंदर धामी सरकार के द्वारा, और जो आगे होने हैं, उन सभी को यहाँ पर रखा जाएगा, और उन सभी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, और आगे भविष्य में क्या काम होना है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता को रूबरू सभी चीजें कराया जाएगा। जी मुस्कान। अब जिस तरीके से 22 साल जो है वो उत्तराखंड को पूरे हो गए हैं, इस 22 साल में उत्तराखंड ने जो विकास किया बीजेपी के कार्यकाल में, वो इस दौरान बताया जाएगा। किस तरीके से इन विकास कार्यों का लेखा जोखा रखा जाएगा जनता के सामने? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मुस्कान की लगातार जिस तरीके से जो यहाँ पर जो 5 जगह जहाँ चिन्हित किया गया, इसमें मसूरी की बात करें, खटीमा की बात करें, श्रीनगर में बात करें, और जो सीएम टापू है उनमें जो स्मारक हैं उनमें यहाँ पर राज्य आंदोलन से जो घटनाएं जुड़ी हुई हैं, उन सभी को यहाँ पर रखा गया, प्रदर्शनी लगाई जाएगी उन सभी जगहों पर। और पूरी तरीके से बात की है, जो 2025 में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो संकल्प लिया गया है धामी सरकार के द्वारा, उसमें क्या योजना है उन सभी को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, और किस तरीके से योजना आगे बढ़ने वाली, क्या काम भाजपा सरकार यहाँ पर करेगी, धामी सरकार यहाँ काम करेगी, उन सभी जो लेखा जोखा किया जाएगा। और अभी जो धामी सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उत्तराखंड राज्य के हित के लिए, उन सभी चीजों को यहाँ पर रखा जाना है। तो पूरी तरीके से अगर बात की जाए स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए किस तरीके से उत्तराखंड यहाँ पर बनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से यहाँ पर जो स्वीकृति दी गई थी उत्तराखंड बनाने के लेकर के, उसके बाद से जब जब बीजेपी सरकार उत्तराखंड में काबिज हुई है, तो क्या काम यहाँ पर किए गए हैं, किस तरीके से आगे और काम होने हैं, जनता को ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए आज विचार गोष्ठी के साथ साथ प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। और उन्हीं चीजों को लेकर के सभी नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है सभी 252 मंडलों में, और उसको लेकर के भाजपा लगातार तैयारी कर रही है। जी, आज जिस तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा, सीएम धामी का आयोजन यहाँ पर कहाँ रहने वाला है? सीएम धामी कहाँ मौजूद रहेंगे आज? हाँ, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जो भाजपा का मुख्यालय है देहरादून में, वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जानी है, वहाँ पर काम होने हैं। मुख्यमंत्री वहाँ पर भी लगातार पहुंचेंगे, और अन्य जगहों में जाने वाला कार्यक्रम है, लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन देहरादून मुख्यालय में वो पहुंचेंगे, और पूरी तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनी है और जो काम यहाँ पर होने हैं आगे 2025 तक लगातार जो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बनाने का जो लक्ष्य दिया गया है, उन सभी चीजों को यहाँ पर रखा जाना है। और खुद पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर अपने द्वारा किए गए कार्यों को यहाँ पर प्रदर्शनी के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल आज कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर रहने वाला है, और उत्तराखंड में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ने वाली, ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जनता को बताने वाली है। जी, अभी जिस तरीके से 22 साल का उत्तराखंड हो गया है, इस 22 साल में राजनीतिक सफर की अगर बात करें उत्तराखंड के, तो वो किस तरीके का रहा है तमाम पार्टियों का? हाँ बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि 2000 नवंबर में जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद से यहाँ पर जो इतिहास रहा है भाजपा और कांग्रेस का, कि एक बार यहाँ पर भाजपा रही है, फिर उसका कांग्रेस रही है, लेकिन इस बार ये मिसल टूटा है। भाजपा ने दोबारा से सत्ता में यहाँ पर हासिल हुई है, सत्ता बीजेपी को, और उसके द्वारा जनता ने जो भरोसा कहीं ना कहीं जताया है बीजेपी सरकार को लेकर के, वो भरोसा आगे कायम रहे, ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार धामी सरकार चाहती है। और इसीलिए लगातार पुष्कर सिंह धामी लगातार जो निर्णय ले रहे हैं और लगातार राज्य हित में दिए जा रहे हैं। यूपी से जो कई विवाद उत्तराखंड के, वो कहीं ना कहीं समाप्त किए जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से राजनीतिक सफर की अगर बात करें भाजपा की, तो लगातार उत्तराखंड में लगातार जैसे काम किए जा रहे हैं, और आगे जो योजनाएं हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि केंद्र का साथ लगातार मिल रहा है भाजपा को, तो उत्तराखंड में एक नए आयाम कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। और भाजपा कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो जनता को कहीं ना कहीं बताई जाए, पहुंचाई जाए, ये सब चीजों को लेकर के तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, और आज उसी आयोजन के जरिए ये काम यहाँ पर किया जा रहा है।
ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।